नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी को जानेंगे, एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जिसने सही मायनों में भारत का नक्शा, भारत की किस्मत तय कर दी। ये कहानी है 738 ईस्वी में लड़ी गई राजस्थान की उस भूली बिसरी लेकिन बेहद अहम लड़ाई की। एक ऐसी जंग जिसने उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर और अजेय समझे जाने वाले साम्राज्य को भारत की दहलीज पर ही रोक दिया था। इस पूरी महागाथा को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस समय में चलेंगे जब उमैयद साम्राज्य एक ऐसी लहर की तरह था जिसे कोई रोक नहीं पा रहा था। फिर हम देखेंगे कि इस तूफान के सामने भारत इतना बिखरा हुआ और कमजोर क्यों नजर आ रहा था। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी हमारे नायक की, मेवाड़ के उस शेर की जिसने इस तूफान से टकराने की हिम्मत की। फिर हम जानेंगे कि कैसे जानी दुश्मन राजा एक बड़े खतरे के सामने एक हुए, कैसे उन्होंने मिलकर भारत की किस्मत की लड़ाई लड़ी, और सबसे आखिर में हम ये समझेंगे कि उस एक दिन की जीत ने आने वाले 300 सालों के लिए भारत के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सोचिए, हम 8वीं सदी की शुरुआत में हैं। दुनिया एक नई जबरदस्त सुपर पावर की उदय को अपनी आंखों से देख रही थी। एक ऐसा साम्राज्य जो बिजली की रफ्तार से फैल रहा था और अब वो भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये 720 ईस्वी की दुनिया है। अरब के रेगिस्तानों से एक ऐसी लहर उठी थी जिसने महज कुछ ही दशकों के अंदर दुनिया का चेहरा बदल कर रख दिया था। ये थी उमैयद खिलाफत। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने उस दौर के दो सबसे बड़े साम्राज्यों को धूल चटा दी थी। एक तरफ इन्होंने शक्तिशाली फारसी साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और दूसरी तरफ बाइजेंटाइन साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। इनकी हुकूमत पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में भारत की सीमा यानी सिंधु नदी तक फैल चुकी थी। वो उस दौर की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति थे और सच कहूं तो ऐसा लगता था कि उन्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। भारत पर इस बड़े हमले की नींव कई साल पहले ही रख दी गई थी। 712 ईस्वी में जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। ये भारत की जमीन पर उनका पहला मजबूत कदम था। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। सिंध अब उनके लिए एक लॉन्च पैड बन चुका था, एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस जहां से वो भारत के अंदर बड़े हमले कर सकते थे। असली तूफान तो आना अभी बाकी था। 730 ईस्वी में जुनैद अल मुर्री नाम का एक नया गवर्नर सिंध भेजा गया। जुनैद बेहद महत्वाकांक्षी था। उसका सपना सिर्फ सिंध पर हुकूमत करना नहीं था, वो तो पूरे अल हिंद यानी पूरे भारत को जीतना चाहता था। तो सोचिए, एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे संगठित फौज और दूसरी तरफ था भारत, जो उस वक्त अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों में उलझा हुआ था। महान गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति बची ही नहीं थी। ये छोटे छोटे राज्यों का एक जाल सा बन गया था, जो अक्सर एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर शक करते थे। एकता की बहुत बड़ी कमी थी और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जुनैद ने भारत की इसी कमजोरी, इसी फूट का पूरा फायदा उठाया। उसने एक बहुत ही शातिर रणनीति अपनाई। उसने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटकर हमला किया। एक हिस्सा समुद्र के किनारे किनारे गुजरात को रौंदने के लिए निकला और दूसरी, जो उसकी मुख्य सेना थी, वो सीधे थार के रेगिस्तान को पार करके भारत के दिल यानी मध्य भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति थी और उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था कि भारत का हश्र भी फारस और मिस्र जैसा ही होने वाला है। हमले की दक्षिणी शाखा ने गुजरात पर बिजली की रफ्तार से हमला किया। उन्होंने मैत्रेक वंश की खूबसूरत और अमीर राजधानी वल्लभी को बेरहमी से लूटा और उसे जलाकर राख कर दिया। ये हमला इतना अचानक और इतना विनाशकारी था कि किसी को संभलने का या जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। और ये तबाही का सिलसिला रुका नहीं। दूसरी तरफ जुनैद की मुख्य सेना रेगिस्तान को पार करते हुए पूर्व की ओर बढ़ रही थी। उनका अगला निशाना था भीनमाल, जो उस वक्त व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भीनमाल का भी वही हश्र हुआ जो वल्लभी का हुआ था। शहर को पूरी तरह लूट लिया गया और उसे तहस नहस कर दिया गया। एक के बाद एक शहर गिरते जा रहे थे। वल्लभी गया, भीनमाल गया और फिर किराड़ू की बारी आई। उमैयद सेना एक ऐसी आग की तरह फैल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं पा रहा था। अब उनका अगला निशाना था उज्जैन, जो मध्य भारत का एक बहुत बड़ा और मजबूत गढ़ था। उस वक्त हर तरफ सिर्फ निराशा और डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि अब भारत को कोई नहीं बचा सकता। उम्मीद की कोई किरण बाकी ही नहीं बची थी। लेकिन जैसा कि हर महान कहानी में होता है, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह की पहली किरण दिखाई देती है।
इसी तबाही और निराशा के बीच अरावली की पहाड़ियों में एक नायक का उदय हो रहा था। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, मेवाड़ का शेर बप्पा रावल। बप्पा रावल, जिनका असली नाम कालभोज था, गुहिल वंश के वंशज थे। उनका पूरा जीवन ही किंवदंतियों और कहानियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि बचपन में उनका पालन पोषण भील आदिवासियों के बीच हुआ था, एक साधारण चरवाहे की तरह। लेकिन उनकी रगों में एक योद्धा का खून दौड़ रहा था, और शायद उनकी किस्मत में ही उत्तर भारत की ढाल बनना लिखा था। बप्पा रावल जानते थे कि इन हमलावरों से लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होगी, एक मजबूत किले की जरूरत भी पड़ेगी। और इसीलिए 734 ईस्वी में, जब वो सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के अजेय किले पर कब्जा कर लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब उनके पास एक ऐसा किला था जिसे जीतना दुश्मन के लिए आसान नहीं था। लेकिन उनका असली कमाल तो कुछ और था। उन्होंने उस समय की पारंपरिक युद्ध नीति को बदला। उन्होंने हाथियों की धीमी सेना पर भरोसा करने के बजाय भारी बख्तरबंद घुड़सवारों की एक नई फौज तैयार की। ये थी शॉक कैवलरी, जो अरबों के हल्के और तेज तरार घोड़ों के हमले को न सिर्फ रोक सकती थी, बल्कि अपनी ताकत से उन्हें कुचल भी सकती थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर। साल था 738 ईस्वी। अरब सेनाएं भारत के काफी अंदर तक घुस चुकी थीं, तबाही सर पर खड़ी थी। और ऐसे में भारतीय राजाओं ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी, अपनी आपसी लड़ाइयों को भुलाकर एक होने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि अगर आज एक नहीं हुए तो कल कोई नहीं बचे। इस असंभव से दिखने वाले गठबंधन को बनाने का श्रेय जाता है गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को। वो एक दूरदर्शी नेता थे और वो समझ गए थे कि अगर वो सब अकेले अकेले लड़े तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इस गठबंधन के 3 मजबूत स्तंभ थे। सबसे पहले नागभट्ट की अपनी सेना, जो भारी पैदल सैनिकों की एक ऐसी दीवार बना सकती थी जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। दूसरे थे दक्षिण से आए चालुक्य शासक जयसिंह वर्मन के अनुभवी योद्धा, जिन्हें युद्ध का लंबा अनुभव था। और तीसरे और सबसे खतरनाक थे बप्पा रावल और उनकी घातक शॉक कैवलरी। प्लान बिल्कुल साफ था। पैदल सेना दुश्मन को सामने से रोकेगी और बप्पा रावल के घुड़सवार किनारे से हमला करके दुश्मन को तबाह कर देंगे। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसने भारत के अगले कई 100 सालों का इतिहास लिखना था, राजस्थान की लड़ाई। ये फैसला किया गया कि दुश्मन का सामना किसी शहर के अंदर या किले में नहीं, बल्कि राजस्थान और सिंध की सीमा के पास खुले मैदान में किया जाएगा। ये इलाका बेहद कठोर, चट्टानी और चिलचिलाती गर्मी वाला था। एक ऐसा इलाका जिसे बप्पा रावल अपनी हथेली की तरह जानते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चलिए एक नज़र दोनों सेनाओं पर डालते हैं। एक तरफ थी उमैयद सेना। उनके पास तेज तर्रार अरबी घुड़सवार थे, भारी बख्तरबंद सीरियाई कैवलरी थी और बेहद खतरनाक तीरंदाज थे। उनका मनोबल आसमान पर था, क्योंकि उन्होंने दशकों से हार का मुंह नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ था भारतीय गठबंधन। उनकी ताकत थी प्रतिहारों की भारी पैदल सेना की ढाल दीवार, बप्पा रावल की शॉक कैवलरी और सबसे बढ़कर अपने इलाके की पूरी जानकारी। और जहां तक मनोबल की बात है, वो भी कम नहीं था, क्योंकि वो पैसे या जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों, अपने परिवारों, अपने धर्म और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। ये उनके लिए करो या मरो की लड़ाई थी। लड़ाई की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे अरब हमेशा करते थे। पहले दूर से तीरों की जबरदस्त बारिश और फिर उनके तेज घुड़सवारों का सीधा हमला। यही वो रणनीति थी जिसने उन्हें आधी दुनिया जितवाई थी। लेकिन इस बार उनके सामने कोई कमजोर सेना नहीं, बल्कि नागभट्ट के पैदल सैनिकों की चट्टान जैसी दीवार थी। उन्होंने तीरों की बौछार को अपनी ढालों पर झेल लिया, और जब अरब घुड़सवार उस दीवार से टकराए तो वो उसे तोड़ नहीं पाए। उनका सबसे बड़ा और सबसे पहला हमला पूरी तरह से नाकाम हो गया। और बस यही वो पल था जिसका बप्पा रावल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब पूरी अरब सेना सामने की दीवार से लड़ने में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त बप्पा रावल के घुड़सवारों ने उन्हें किनारे से घेर लिया। वो पहाड़ियों और चट्टानों की आड़ से एक तूफान की तरह निकले और सीधे अरब सेना के सबसे कमजोर हिस्से यानी उनके फ्लैंक पर जा टकराए। ये हमला इतना अप्रत्याशित, इतना तेज और इतना घातक था कि दुश्मन सेना को संभलने का एक पल भी नहीं मिला। बप्पा रावल के भारी बख्तरबंद शूरवीरों के सामने उनके हल्के घुड़सवार टिक नहीं सके, और देखते ही देखते उनकी सेना में भगदड़ मच गई। ये हार कितनी बड़ी और कितनी भयानक थी, इसका सबसे अच्छा सबूत हमें दुश्मन के ही एक इतिहासकार अल बिलादुरी के शब्दों से मिलता है। एक पल रुककर सोचिए। उन्होंने लिखा, मुसलमानों को भागकर छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। ये शब्द किसी भारतीय के नहीं, बल्कि उनके अपने इतिहासकार के हैं।
जिस सेना ने आधी दुनिया जीत ली थी, उसका अजय होने का घमंड और गुरूर उस दिन राजस्थान की मिट्टी में मिल गया। लेकिन बप्पा रावल जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक महान सेनापति सिर्फ दुश्मन को भगाता नहीं है, वो खतरे को जड़ से खत्म कर देता है। वो जानते थे कि अगर ये टूटी फूटी सेना किसी तरह सिंध पहुंच गई तो वो कुछ सालों में फिर से ताकत जुटाकर वापस हमला करेगी। इसलिए उन्होंने भागती हुई अरब सेना का पीछा किया। उन्हें रेगिस्तान के पार सिंध नदी के उस पार तक खदेड़ा और रास्ते में उनके हर एक ठिकाने, हर एक बेस को तबाह कर दिया, ताकि ये खतरा दोबारा कभी सर न उठा सके। और अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक 300 साल की विरासत। इस एक जीत ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए क्या मायने रखे? इसका असर इतना गहरा और इतना लंबा था कि हम आज भी उसे महसूस कर सकते हैं। इस एक जीत का सबसे बड़ा, सबसे ठोस नतीजा क्या था? भारत की पश्चिमी सीमा पर एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी हो गई जिसे अगले 300 सालों तक कोई पार नहीं कर सका। सोचिए, पूरे 300 साल भारत पश्चिम से होने वाले बड़े हमलों से पूरी तरह महफूज हो गया। उमैयद खिलाफत ने भारत को जीतने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये सपना 11वीं सदी में तुर्कों के आने तक दफन ही रहा। इस एक जीत ने भारत को कई ऐसी सौगातें दीं जिनका असर आज तक है। इसने राजपूत पहचान को धरती के रक्षक के रूप में और भी मजबूत किया। नागभट्ट प्रथम ने इसी जीत की नींव पर एक विशाल गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य खड़ा किया, जो सदियों तक भारत का द्वारपाल बनकर खड़ा रहा। बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है। और सबसे जरूरी बात, इस जीत से जो शांति और स्थिरता का माहौल बना, उसी दौर में उत्तर भारत में कला, व्यापार और भव्य मंदिरों का ऐसा विकास हुआ जो शायद ही कभी देखा गया हो। तो एक लड़ाई, 3 सदियां। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या होता अगर वो उस दिन हार जाते, अगर वो गठबंधन टूट जाता या उनकी रणनीति काम न करती? तो आज भारत का इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं और हमारी पहचान क्या होती? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन और शेयर करना ना भूलना। एंड अटेम्प्ट द क्विज इज वेल।